अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको पता है बड़ी डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट का भी हम आपको बताएंगे क्या फ्यूचर है और क्या माजी है। जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, और ये कोई कहने वाली बात नहीं है, सबको मालूम है वो उनकी सियासी जानशीन भी हैं। उनके ख़िलाफ़ जो आज मुकदमा था, नैब ने जो उनको सज़ा सुना रखी थी, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालेअदम करार दे दिया है। और ये मुकदमा कोई आम मुकदमा नहीं था, इसका एक बैकग्राउंड है और बड़ा दिलचस्प बैकग्राउंड है, और इससे जुड़े किरदारों पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्टली पता लगे कि ये मुकदमा किस तरह से एक झूठा फॉल्स मुकदमा था। नून लीग की सियासत को, मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को सियासत से बाहर करने के लिए ये एक रियासत की कार्रवाई थी शरीफ फैमिली के खिलाफ। एक रियासत का आप इसे ऑपरेशन कह सकते हैं, एक खुफिया ऑपरेशन था। एक पाकिस्तान की भुट्टो फैमिली को तो एलिमिनेट किया उन्होंने फांसियां, बम धमाकों और जहर के ज़रिए, लेकिन ये अब शरीफ ख़ानदान को भी उसी तरह एलिमिनेट करके एक दो बड़े ख़ानदानों को पाकिस्तानी सियासत से ख़त्म करके एक अपनी मर्ज़ी के इमरान खान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का एक पूरा ऑपरेशन था। और इसमें बहुत से, अगर आपको देखें तो ये जब ये केस पनामा लीक्स आया, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पनामा लीक्स में सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया, वो इमरान खान साहब ने जो एक इधर लॉकडाउन इस्लामाबाद में जो दंड बैठकें की हैं जिसमें कोई बंदा ना वो निकाल सके, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और अजमत सईद शेख साहब ने रिमार्क्स देके कहा कि आप हमारे पास लेके केस आए ना, हम सुनेंगे आपका केस, हम आपको करके देंगे जो करना है। और फिर उन्होंने करके दिया। यानी कि आप देखिए कि इसमें जो JIT बनाई गई, उसमें बकौल उस बदबूदार जज अजमत सईद शेख के कि जी वो हीरे हीरे चाहिए हमें JIT में। और अब आप आपको हीरे गिनवाते हैं। जो इरफान मंगी डाला गया, इरफान मंगी तकरीबन अपनी डिग्री की बुनियाद पर, अपनी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे उस वक्त DG नैब कोयटा था और चीफ जस्टिस और उस वक्त के जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने केस उसका लगा हुआ था और वो तकरीबन फारिग हो चुका था नैब से, उसकी क्वालिफिकेशन ही अंडर क्वेश्चन आ चुकी थी। लेकिन उसको इस बदबूदार अजमत सईद शेख ने JIT का मेंबर बनवाया और उस JIT के तमाम मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि उनको नौकरी से कभी नहीं निकाला जा सकेगा। तो बड़े तरीके से रिश्वत दी गई इरफान मंगी को कि अगर तुम ये हमारी मर्जी की JIT रिपोर्ट बना के लाके दोगे तो तुम्हें कोई नौकरी से नहीं निकाल सकेगा, तो उसके लिए आ जाओ JIT में। फिर आप देख लीजिए और किरदार इसमें, जो लाहौर वाली DG नैब से जिन्होंने मरीम नवाज साहबा को बाद में गिरफ्तार भी किया, उनकी डिग्री के जाली होने का केस था, वो HEC से और ये वो सारा कुछ, वो भी मसूफ कैप्टन का सॉल्व हो गया। फिर वो वसीम अब्बासी साहब की स्टोरी पढ़ लीजिए जाके, ठीक है। फिर आप आ जाइए इस JIT में MI और ISI के ब्रिगेडियर थे, ठीक है। इस JIT के एक रुकन, उनकी बीवी PTI की बकायदा रुकन थी पंजाब से, ठीक। वो MI और ISI के जो ब्रिगेडियर साहब थे। अब बंदा पूछे, अगर इन केस ये वाइट कॉलर क्राइम था, ISI और MI की उसमें क्या एक्सपर्टीज है भाई। लेकिन क्योंकि रियासत पूरी की पूरी शरीफ फैमिली के खिलाफ एक्टिव थी तो आगे। और फिर आप देखिए कि वो मामला लंदन के अपार्टमेंट्स का था, लेकिन जो मुल्क का उस वक़्त 1,48,00,000 वोट लेकर मुंतखब प्राइम मिनिस्टर था, उसको कोई लंदन की जायदादों से उनका कनेक्शन ना इस्टेब्लिश हो सका, तो उनको डिस्क्वालीफाई किस बात पे किया गया? पनामा के केस में इकामा पे डिस्क्वालीफाई किया गया, उस इकामा पर जिसकी तनख्वाह उन्होंने कभी अपने बेटे से नहीं ली थी। एंड दैट वाज अ नॉर्मल थिंग कि जो उन्होंने सिर्फ अपना दुबई आने जाने के वीज़े के लिए अपने बेटे की कंपनी का एक वैसे ही एक
जिसे कहते हैं ना, वो एक खानापुरी के लिए एक इकामा बनवा रखा था कि ताकि बार बार वीज़ा के लिए अप्लाई ना करना पड़े बेटे की कंपनी के बेटे को दुबई में अगर मिलने जाना हो। उसको बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया। और आप ये भी सोचिए कि ये हमने भी बहुत रेयर ही होता देखा, बल्कि मैंने तो इससे पहले नहीं देखा कम से कम, कि कोर्ट हमेशा उस केस को सुनती है, सजा देती है जो केस उसके आगे पिटिशनर लेके जाए। उससे हट के पिटिशनर बाद में पूछे तो कोर्ट कहती नहीं, आपका केस ये नहीं है, आपका केस ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, हम इसी केस के ऊपर आप रहें और आर्गूमेंट्स दें और हम इसके ऊपर फैसला दे देंगे। ये नहीं होंगे कि आप हमारे आगे केस लिख के लेके आए हैं जनाब बिल्ली का, और बाद में आप हमें दलाइल, जिसे कहते हैं ना, वो बकरे पे देने लगने के, जो बकरा भी है एक। आपका केस बिल्ली तक, आप बिल्ली तक रह के उसके ऊपर बारे में दलाइल दें। अगर हमें लगेगा आपका केस जस्टिफाइड है, हम आपके हक में फैसला दे देंगे। अगर आपका केस जस्टिफाइड नहीं होगा तो मुस्तरद कर देंगे। लेकिन यहां पर केस पनामा का था, जजेस ने खुद बाहर निकल के जेआईटी के जरिए बाहर निकल के और इकामा में सजा सुनाई। और इसमें जो मरीम नवाज साहबा का जो उस केस के सुनने के दौरान भी जो पूरा एक ट्रायल चला, वो ट्रस्ट डीड थी जो उनकी और उनके भाई हुसैन नवाज के दरमियान लिखी गई थी। उसमें जी जेआईटी ने कहा कि हमने फॉरेंसिक करवाया, और वो फॉरेंसिक की भी जिस फर्म से करवाया था, वो जो जेआईटी के सरबराह थे वाजिद ज़िया, वो फिर बाद में स्टोरीज आई कि वो उनके कोई रिश्तेदार अजीज़ थे, उनको वहाँ पे वो फॉरेंसिक फर्म हायर की गई है, वो उनके ज़रिए हायर की गई है। पता नहीं उनके बीच में क्या मामलात होंगे, ये भी टेंटेड मामला था। फिर आप देखिए कि जिस तरह से वो जेआईटी ने कहा कि वो फॉरेंसिक फर्म ने कह दिया कि ये फॉन्ट तो तब आया नहीं था, बाद में साबित हुआ कि ये फॉन्ट आ चुका था, ट्रायल वर्जन मौजूद था। इवन कि जो जेआईटी को जिसने फॉरेंसिक रिपोर्ट दी थी, उस गोरे ने भी माना कि हाँ ये जबकि ट्रस्ट डीड है, उस जमाने में मैं खुद भी ये फॉन्ट यूज़ कर रहा था, तो फिर कैसे तुमने कह दिया कि ये फॉन्ट मौजूद ही नहीं था? तो ज़ाहिर बात है लिखवाई हुई वो ट्रस्ट डीड थी। और फिर आप देखिए कि इलेक्शन से पहले साकिब निसार को बहुत जल्दी थी कि एक केस का फैसला सुनाओ, क्योंकि उनको मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा को कन्विक्ट करवा के जेल भेजना था। अगर वो कन्विक्ट ना करवाते तो आप सोचिए ना, नवाज शरीफ साहब आके इलेक्शन कैंपेन चलाने लग जाते अपनी पार्टी की, और वो तब भी हालात पीटीआई के और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल जाते। फिर आप देखिए कि जब इसका ट्रायल चल रहा था तो जो जज बशीर साहब थे, उनके चैम्बर से निकलते हुए हमारे सहाफ़ी दोस्त आसिफ बशीर चौधरी ने एक आईएसआई के कर्नल को पकड़ लिया। भाई आईएसआई का कर्नल क्या कर रहा था वहाँ पर? ठीक है, एक नैब कोर्ट के चैम्बर में आईएसआई का कर्नल क्या करने गया था? हम सबको पता है क्या करने गया था। फिर आप देखिए कि इस केस की सज़ा, हालांकि कोई अल अजीज़िया वाले या किसी और केस के अंदर भी मियां नवाज शरीफ सबको एक सज़ा दिलवाई जा सकती थी, लेकिन इस केस की सज़ा इसलिए इंश्योर की गई कि अगर नवाज शरीफ साहब को जेल हो भी गई तो मरीम नवाज साहब आज़ाद होंगी, वो कैंपेन चलाने लग जाएंगी, इलेक्शन कैंपेन। तो ये वो वाहिद केस था जिसमें दोनों बाप बेटी को जेल में डाला जा सकता था, और फिर जेल में डाला गया। और ये दोनों बाप बेटी मरहुमा अल्लाह मेजर नसीब करे कुलसूम नवाज साहबा को डेथ बेड पर छोड़ के मुल्क में जेल जाने के लिए आए। फिर आप देखिए इससे आगे ये नहीं, फिर जब ये केस अपील में गया तो वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब तो इस चक्कर में अपनी जजी से हाथ धो बैठे। उन्होंने जाके तकरीर कर दी उधर और पोल खोल दिया रावलपिंडी बार में तकरीर करते हुए कि उस वक्त के जो अभी कोर कमांडर भावलपुर है, उस वक्त वो आईएसआई में डीजीसी थे और मेजर जनरल थे, ये लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद साहब। डीजीसी होता है डीजी काउंटर इंटेलिजेंस, जो मुल्क के अंदर की इंटेलिजेंस को देखता है, और पाकिस्तान में हमेशा जो पॉलिटिक्स मैनेज कर रहे होते हैं वो डीजीसी कर रहे होते हैं। तो फैज़ हमीद साहब जो फौजी अफसर थे, डीजीसी थे, वो पहुंच गए शौकत अली सिद्दीकी साहब के घर, और उन्होंने उनको जाके कहा कि ये जो आपके आगे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का केस आ रहा है, आप इसमें क्या करेंगे? शौकत अली सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं तो जज हूँ, मैं तो मेरिट पे फैसला करूँगा। उन्होंने कहा ये ना तो करें, आपने तो अगर मेरिट पे फैसला किया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी।
ये उनका एफिडेविट है जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब का। हम सोचिए कि इसका मतलब है उनको भी पता था कि मेरिट पे तो केस स्टैंड कर ही नहीं सकता ये एवन फील्ड वाला मरीन नवाज साहबा के खिलाफ और मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। तो उनको पता था कि 2 नंबर केस है। उस वक्त के डीजीसी फैज़ हमीद साहब को, जो भी कोर कमांडर भावलपुर हैं, तो उन्होंने कहा आप तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया कर देंगे। इसका मतलब है कि 2 साल से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को सियासत से बाहर करने के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और ये केस उसी की कड़ी थी। और फिर यही वाक़ जो उन्होंने ये पोल खोला, बजाय इसके कि वो गलीज नस्ल का कीड़ा साकिब निसार, वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को खिलाफ उसने नोटिस ले लिया। सो मोटो जनाब के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो बजाय इसके कि वो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के इल्ज़ामात को सुनने के बाद कहता है कि मैं शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को ये पब्लिकली जाके स्पीच करनी चाहिए थी, नहीं चाहिए थी, या उसने पहले हमें क्यों नहीं बताया और पब्लिक में जाके क्यों बता दिया, इस चीज़ का भी ज़रूर हम तय करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। लेकिन पहले ये तो इंक्वायरी करें कि ये एक ISI के मेजर जनरल फैज़ हमीद, DGC, एक जज के घर जाने की उन्होंने जुर्रत कैसे की, एक जज के आगे ज़ेरे समात केस को सुनने की उन्होंने पर गुफ्तगू करने की उन्होंने कैसे जुर्रत की, उसको इन्फ्लुएंस करने की कैसे जुर्रत की। लेकिन साकिब निसार नामी बंदर तो आपको पता है क्या था। और उन्हीं के एक जो अभी भी मोजिस जस्टिस इजाजुल एहसन है, जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी होंगे 2024 के एंड में, उनके ज़ेरे निगरानी ये ट्रायल चल रहा था और उनके ज़ेरे निगरानी ये खबर आई, आसिफ बशीर चौधरी लेके आए कि वीडियो एविडेंस के साथ के कर्नल निकला जज बशीर साहब के कमरे से। उन्होंने नहीं कोई नोटिस लिया कि जज बशीर को तलब करते कि ये आप कर्नल से क्यों मिल रहे हैं, क्या मामलात हैं, केस के ऊपर क्यों ये ट्रायल में ये कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है। नहीं, उन्होंने भी उनके जिसे कहते हैं ना, उनके कान पर जूं तक नहीं लिखी। फिर आप देखिए कि मरीम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ को यकीनी बनाया गया कि इलेक्शन डे तक ये जेल से बाहर मत आए, इनको जेल में रखा गया। ठीक है, फिर ये फैसला फाइनली अपीलें आईं और फिर आप देखिए कि इन अपीलों को भी सुनते और फैसला लेते कितने साल लगे और बिल आखिर अब आगे मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ इस फ्रिवलेस केस को कालेदम करार दिया, इस फैसले इनकी सज़ाओं को इनको बाइज्जत बरी किया। लेकिन आप ये तो सोचिए, मैं एक ह्यूमन एंगल के लिहाज से भी सोच रहा था कि आज मियां नवाज शरीफ क्या सोच रहे होंगे लंदन में बैठ के कि इतने साल मैंने एक कंपेन सही मेरी बेटी की, क्योंकि हमारे माशरती इक़दार में तो होता तो है ना कि हम बेटियों का फिर भी चाहते हैं कि उनके बारे में कोई बात ना करें, लेकिन मेरी बेटी की किरदार कुशी की गई, उसको कैलबरी फोर्ट वाली कहा गया, उसको क्या कुछ नहीं कहा गया। मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया इस रियासत ने, और इस रियासत के उस चमूने इमरान खान ने कंटेनर पर चढ़ चढ़ के किस चीज़ की मैंने ये कीमत अदा की कि मेरी बेटी जेलों में गई, मेरी बीवी फोत हुई तो मैं जेल में पड़ा हुआ था, मैं उसके सराहने नहीं बैठा हुआ था। मेरी बेटी जेल में मुझसे मुलाकात कर रही, मेरी आंखों के सामने आके नैब ने उसको गिरफ्तार किया जस्ट टू गिव मी टार्चर कि हम तुम्हारी बेटी गिरफ्तार कर रहे हैं। किस चीज़ की मैंने ये कीमत अदा की? सोचते तो होंगे मियां नवाज शरीफ, उनकी ख्वाहिश तो होगी कि उनको इन सवालों के जवाबात इस रियासत के फौजी जर्नैल और जजेस बैठ के दें कि उन्होंने क्यों किया ये उनके साथ सब कुछ, आखिर क्या ऐसा था। मरीम नवाज साहिबा भी एक सोचती तो होंगी बैठ के कि क्यों मेरे ख़ानदान को इस छलनी से गुजारा गया, क्यों इतना 6-7 साल इस मुल्क के और मेरे ख़ानदान के ज़ाया किए गए, सिर्फ एक इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए।
और सिर्फ इमरान खान को ये इक़्तिदार में लाने के लिए कुछ फौजी जर्नलों ने फैसला कर लिया था कि ये शरीफ ख़ानदान को बाहर निकालना है और हम अपनी मर्ज़ी का प्राइम मिनिस्टर लाएंगे जिसको हम अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे। और इमरान खान हमारा नेचुरल लाया है क्योंकि वो सियासत को समझते ही गाली है, जमहूरियत को गाली समझता है, आइन को जूते की नोक पर लिखता है जैसे हम लिखते हैं। तो ये सब कुछ कर दिया गया, इस पूरी रियासत के निज़ाम को तहस नहस कर दिया गया, एक चलती हुकूमत को डीरेल कर दिया गया, सिर्फ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात एक इदारे की और पॉलिसियों के तहत। सोचते तो होंगी आज इस मुल्क में कोई जवाब तो दे, कोई तो बताए ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसका जिम्मेदार कौन है। क्यों नहीं उनको सजाएं हो सकती जिन्होंने सब कुछ किया, क्यों नहीं उन लोगों का ट्रायल हो सकते, उनके कोर्ट मार्शल हो सकते। हमारे सिविलियन तो उन केसों में, ये इसी केस को, ये ट्रस्ट डीड वाले केस को देख लें मरीन नवाज साहिबा के, उन केसों को भी भुगतते हैं जो उन्होंने जुर्म किए नहीं होते, उन केसों में भी जेल जाते हैं जो उन्होंने नहीं जुर्म किए होते, उन केसों में भी अवामी सतह पर तनकीद का निशाना बनते हैं इमरान खान जैसे लोग, उसके वो गलीज नस्ल के जो यूट्यूबर, वो गंदी नस्ल के वो जो सोशल मीडिया वाले हैं, वो कीचड़ उछालते हैं हमारी सियासी लीडरशिप पर अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, वो आसद जरदारी साहब की किरदार कशी करें, बिलावल भुट्टो साहब की करें, नून लीग में मरीम नवाज साहब की करें, मियां नवाज शरीफ साहब की करें, शहबाज शरीफ साहब की करें, हमजा शहबाज साहब की करें, हुसैन नवाज साहब की करें, हसन नवाज साहब की करें, इसाक डार साहब की करें, किसी की भी करें, मौलाना फजल रहमान साहब की करें। बट क्यों? सिर्फ इसलिए कि रियासत को कोई पसंद ना आए तो रियासत उसकी किरदार कशी शुरू करवा देगी, उसके खिलाफ केसेस शुरू करवा देगी, उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करने की कोशिश करेगी। क्यों? आखिर ये मुल्क ऐसा क्यों है? और फिर ये सब कुछ करने के लिए रियासत अदलिया को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगी, नैब को भी एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगी। और अब अगर नैब के जैसे इस रियासत के टूल को हार्मलेस बनाने के लिए अगर ये असम्बलियाँ तरमीम करेंगी तो सुप्रीम कोर्ट लेके बैठ जाएगी कि नहीं 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 नहीं, ये तो जो असम्बलियों में लोग बैठे हैं उनको बेनिफिट हो रहा है ये नैब के सो कॉल्ड तरमीम से। अरे भाई, आपके अपने फैसले मौजूद है कि नैब तो यूज़ सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है, तो आप क्यों चाहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के उस इदारे के छुरियाँ, चाकू, टोके उसके हाथ में रहें, उसके हाथ से वो छुरियाँ, चाकू, टोके जाने दीजिए जो कौमी असम्बली ने तरमीम करके ख़त्म किए हैं, ताकि इस मुल्क में सियासत आगे चल सके, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता ना खुले, ये बंद हो जाए। कोई तो इस मुल्क में सोचे इस मुल्क का। तो बहरहाल ये हालात हैं। इसके अलावा जो आपको मालूम है अब नज़र आ रहा है, अब यकीनन मरीम नवाज साहिबा इस केस से बरी होने के बाद अब पूरी तरह इलेक्टोरल सियासत की अहल हो गई हैं। वो यकीनन अगले इलेक्शन में MNA का इलेक्शन लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो देयर इज़ नो डाउट वो जीतेंगी भी, क्योंकि आप देख लीजिए इस वक्त पाकिस्तान में PMLN में सिर्फ मियां नवाज शरीफ तो मरूद मुल्क है, लेकिन एक ही शख्सियत है जो क्राउड पुलर है, जिसके पीछे वोटर और सपोर्टर PMLN का लब्बैक कहता है, वो मरीम नवाज साहिबा की ज़ात है। वो आसानी इलेक्शन जीतेंगे, और अगर वो जीतेगी तो इसमें भी हम में से किसी को डाउट नहीं है कि मियां नवाज शरीफ उनको ही, अगर PMLN अगले इलेक्शन में मेजॉरिटी लेती है तो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट उनको बनाएंगे। और ये भी याद रखिए कि PMLN का वोटर सपोर्टर थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, तो हो सकता है वो उस तरह से PMLN के लिए वोट करने ना निकलता कि अगर उनको होता कि मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा में से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। लेकिन अब जब उनको ये क्लियर होगा कि हम कम से कम मियां नवाज शरीफ नहीं तो उनकी बेटी को प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बना सकते हैं अगर हम बाहर निकल के वोट करें, तो वो बहुत ज़्यादा 4 डोके निकल के वोट करेगा। और जब वो 4 डोके निकल के वोट करेगा तो फिर इमरान खान साहब के लिए जो एक सो कॉल्ड वो एक पॉपुलर वेव इंजॉय कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगी मुमकिन। और इसके अलावा जो दूसरी बात यह है कि अब आप देखिए कि जो वो हैकर था उसने उस थ्रेड को क्लोज कर दिया है डार्क वेब पे, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है कि वो हैकर, हमने कल खबर जो आपको दी थी। लेकिन 12 जुमे तक अब इंतज़ार करते हैं।
उस हैकर का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से एक ट्वीट ज़रूर आया है और उसमें उसने कहा है कि मैं 13 नंबर के जो जनरल हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो 13 नंबर के जो इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम हैं, जो इस वक्त DGISI हैं पाकिस्तान के। तो इट मीन्स हैकर उनको थ्रेट कर रहा है। तो उनको थ्रेट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि हैकर के ताने बाने कहाँ पर हैं। लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को इमरान खान साहब एक्स मिस्टर एक्स कह के उनके बारे में तकरीर करते हैं, उनकी ज़ात पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और कल भी कह रहे थे कि ये होते कौन है इदारे हमें फ़ोन करने वाले, तुम हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हो, हमें फ़ोन करते हो, ये वो। और आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो आइन ही तो कहता है कि फ़ौज का इदारा न्यूट्रल होता है। वहाँ पे आप कहते हैं कि फ़ौज का इदारा न्यूट्रल क्यों है, मेरी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, लेकिन जब आपके ख़िलाफ़ कुछ शुरू होता तो आप कहते हैं कि ये फ़ौज का इदारा क्यों हमारे खिलाफ ये कर रहा है और आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो फिर आइन को मनो न मानिए सॉरी। तो अब देखिए वो क्या है। और फिर आपको पता है कि और भी जो फ़ौज के अंदर से भी जो शायद कोई इधर उधर बहावलपुर या कहीं कोई ऑफिसर पाए जाते हैं, शायद वो भी लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम को इतना पसंद नहीं करते। तो देखते हैं कि अब ये कौन कर रहा है, लेकिन इस मामले को यूँ नहीं दबना चाहिए। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें ये कहा गया है कि इसके ऊपर हम बनाएंगे एक कमेटी बनाई गई है जो कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाएगी साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, लेकिन ये ज़रूर रियासत को ज़हन में रखना चाहिए कि उस लीगल फ्रेमवर्क के नाम पे कहीं सोशल मीडिया को दबाने के लिए कोई रास्ते ना खोलने की कोशिश करे कि सोशल मीडिया पे सेंसरशिप ले आओ इस सो कॉल्ड लीगल फ्रेमवर्क के नाम पर, जो कि पिछले दौर में PTI की हुकूमत ने करने की कोशिश की थी। तो बराए मेहरबानी रियासत को चाहिए कि वो जहाँ पर ख़ुद को अकाउंटेबल होने जा रही हो, उस अकाउंटेबिलिटी से बचाने के लिए इस सो कॉल्ड लीगल फ्रेमवर्क्स तैयार करके अपनी जवाबदेही से ख़ुद को बचाने की कोशिश मत करें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।